Hello students, so today we are starting chapter 3 Atoms and Molecules. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Atoms and Molecules. तो सबसे पहला वर्ड उसके अंदर है एटम. एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चीज़ की जो डिवाइड नहीं करी जा सकती. जैसे मान लीजिए आपकी बुक है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो एटम होगी. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर दो लॉज दिए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये लेवॉइसर एंड जोसेफ एल प्राउस ने दिए थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद. अब हम इसके अंदर जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो पढ़ते हैं. ये लॉ ये कहता है कि मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है. फिर ये नीचे एक एग्जाम्पल मैंने अटैच कर दिया है कि अगर मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट 80 ग्राम है और प्रोडक्ट भी 80 ग्राम है. तो ये प्रूफ करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है. अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है और ये एक तरह से डेफिनेशन लिखी गई है. लेवॉइसर और कुछ और साइंटिस्ट से के साथ में उसने मिलके ये नोटिस किया कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो एलिमेंट्स हैं या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि वाटर है H2O, हमें पता है हाइड्रोजन का मास 1U होता है और ऑक्सीजन का 16U होता है. वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन दो हैं इसलिए हमने 2U लिख दिया और मास ऑफ ऑक्सीजन हमने लिखा 16. जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो फिर ये आएगा 1:8. तो इस लॉ के हिसाब से ये जो वाटर है ये हमने चाहे रिवर से लिया हो, चाहे पॉइंट से लिया हो, चाहे टैप से लिया हो, सबका रेशियो आएगा सेम ही. ठीक है. तो ऊपर क्या लिखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से ये कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है या फिर कहाँ से हमने उस कंपाउंड को लिया है, जो ये रेशियो आएगा ये कांस्टेंट ही आएगा. इस लॉ को एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. अब प्राउस ने एक और अपनी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया, वही बात को फिर से लिख दिया कि एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड में वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं बाय मास. अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में हमने मैटर की बातें कर ली कि मास हम क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते और मास के रेशियो में कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स एक कंपाउंड में. तो फिर अब हमने मैटर की इतनी बातें तो कर ली लेकिन हमें नेचर ऑफ मैटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो इसको पता लगाया और हम एक लॉ सा दिया, एक थ्योरी दी जिसे बोला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. चलिए इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर है उसके अंदर मतलब कोई भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है जिन्हें एटम्स बोलते हैं. और ये केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे देखें तो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. देखो ऊपर ये क्या है? ये है एटम्स. ये देखो ये अलग एटम, ये अलग एटम, ये अलग एटम. तो एटम्स देखो ये अलग एटम, ये अलग एटम. तो एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में. तो यही इनका पहला पोस्टुलेट है कि टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हर मैटर के अंदर जिन्हें एटम बोलते हैं और एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. ये मैंने ऊपर आप लोगों को दिखा दिया. एटम्स डिवाइड नहीं किए जा सकते, ये भी मैंने बताया था. और ये मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. इसे इन्होंने अपने पोस्टुलेट में डाल दिया. अब देखो थर्ड इनका पोस्टुलेट. मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, दो एटम लिए, इन दोनों का मास तो सेम ही होगा ना, वो थोड़ी बदलेगा. तो बस इतना सही बात लिखिए कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट मतलब एलिमेंट मतलब हमने एलिमेंट चेंज नहीं किया है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, तो इनका मास सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है. अब आ जाओ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. मान लो हमने अब दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, इसका मास होगा 16U और हाइड्रोजन का है 1U. तो क्या हुआ? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
उनका डिफरेंट मासेस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे अलग होंगी, एक दूसरे से दोनों डिफर करेंगे। एटम्स कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये हमने देख लिया, जैसे वाटर में 1:8 में कंबाइन करते हैं। अब द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वाटर की एग्जांपल से फिर से समझते हैं। हमारा 6th पोस्टुलेट क्या लिखा है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ये फिक्स्ड है और एक ऑक्सीजन ये फिक्स है। तो क्या लिखा है ऊपर कि इनका नंबर फिक्स्ड है और काइंड फिक्स्ड है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करेंगे तभी वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे थे आपके सारे पोस्टुलेट, ये कवर हो चुके हैं। एक दो बार पढ़ेंगे आपको सब क्लियर होगा और ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बहुत इजी हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि कुछ रिएक्शन दे रखी है ये वाली, और हमें कुछ मासेस दे रखे हैं और हमसे बोला है कि दिखाओ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो हम सबको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इनके फॉर्मूलाज लिखने की कोई नीड नहीं है अभी तो, और अगर आपको फॉर्मूलाज लिखना जानने हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है, इसे एज इट इज़ उतार लो और आंसर शीट में लिखना कि गिवन, और ये सारे मासेस भी गिवन हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 आएगा और प्रोडक्ट का मास भी इतना ही आएगा, सॉरी कितना दे रखा है 5.3, तो 11.3 दोनों में आ जाएगा। तो हम देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, तो इससे ये प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें भी वैलिड है। अब क्या दे रखा है कि इस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, इसका भी देखते हैं। ये सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा हुआ है, इट इज़ द बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, आप समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो H2 ये रिएक्शन होती है, ये बेसिक रिएक्शन है, आपको आनी चाहिए। देखो हाइड्रोजन और वाटर H2O बनाएगा, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 2 करेंगे, अब यहाँ पे 4 हो गए तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो उसकी अलग से वीडियो बन जाएगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमने बैलेंस करके पूरी रिएक्शन लिख दी। अब देखो यहाँ पे H2 है तो मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन का मास 1U, 2 हाइड्रोजन का मास 2U, तो हमने यहाँ पे 2U लिख दिया। ऑक्सीजन का मास सबको पता है 16 होता है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन को हमने x मान लिया और यहाँ हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाया। उसे लगाने के बाद x की वैल्यू आती है 24 ग्राम, तो ये है हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का रिजल्ट है ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इसका ये सेकंड पोस्टुलेट, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, ये पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इन्फ्लुएंस्ड है, उसकी वजह से आया, उसका रिजल्ट है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, कि कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखाता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, मतलब ये वही दिखा रहा है कि एक कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और उनका काइंड, जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनका जो अपने उनका मतलब कौन से हैं वो, और उनका नंबर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में इस पार्ट के दे रखे हैं।